नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा एक मन था कि आप सबके साथ बात की जाए, सबको टैक्स के बारे में बताया जाए। आज हमारे बड़े भाई थोड़ी राय देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इनका नाम एडवोकेट उत्कर्ष शर्मा है। अपना इंट्रोडक्शन ये खुद देंगे, हम इनको नहीं बताएंगे कि भाई ये कौन है, क्या काम करते हैं। लेकिन ये बात है कि ये टैक्स की फील्ड में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। ठीक है, आपको भी देखो ऐसी चीज है जो पता, बहुत चीज इसमें चलेंगी इस वीडियो में कि भाई टैक्स की फील्ड में कैसे कैसे आप हासिल कर सकते हैं। इनसे इनके जर्नी के बारे में पूछा जाएगा, किस तरीके से इन्होंने क्या चीज कैसे करी। ठीक है, हमारे बड़े भाई हैं गाइस, देखो हमें तो सीख मिली है इनसे। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप अपना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट उत्कर्ष शर्मा है और मैं भी काफ़ी समय हो गया है मुझे भी टैक्सेशन की फील्ड में प्रैक्टिस करते करते। तो दोस्तों, अभी प्रकुन जी ने मुझे बुलाया था अपने चैनल पे, तो मुझको इससे ये कहा कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो थोड़ा टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं, वो एडवोकेट बनना चाहते हैं टैक्सेशन के। तो आप थोड़ा अपनी जो भी आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत, जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका थोड़ा बेनिफिट हो सके। तो इस तरीके से मैं आज मुझे यहाँ पे बुलाया गया है दोस्तों। अब बाकी प्रकुंज जी बताएंगे। हमारे जो वीडियो देखते हैं लोग, उन्हें ना ज्यादा दिक्कत ये रहती है, तो ये जो टैक्स की फील्ड होती है, किस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें, ये थोड़ा इन्हें बताइए, क्योंकि ये भी हमारी यूट्यूब फैमिली है। तो क्या करना चाहिए इसमें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपनी एजुकेशन आप पूरी करें। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं किसी एडवोकेट के पास जाऊंगा, वो मेरे से शटर डाउन करवाएगा, अप करवाएगा, इसमें मेरी बेइज्जती हो जाती है, ये हो जाएगा, आसपास के देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो ये तो ये चीज़ें जो है ना अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। जब बंदा आपको कुछ सिखाता है ना, तो फिर वो आपसे थोड़ा बहुत इधर उधर का काम अगर करवाता है तो आपको ज़्यादा शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बस आपको अपने उस पर ध्यान रखना चाहिए कि मेरा फोकस यहाँ पे मैं क्या करने आया हूँ, उस चीज़ से आपके डगमगाना नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ये होते हैं कि उनको तो 2-4 पैसे मिलने लग जाते हैं प्रैक्टिस के अंदर, तो उनको मज़ा आने लग जाता है, उन क्या नाम है 2-3 हज़ार रुपये में मज़ा आने लग जाता है। फिर वो क्या नाम है सोचते हैं कि यार सही है, मेरे खर्चे तो निकल रहे हैं, मुझे बस जो सिखा रहे हैं बस वही सीख लेता हूँ मैं, और कहीं कुछ ध्यान नहीं देते हैं, है ना, कुछ नई चीज़ सीखने पे ध्यान नहीं देते हैं। अपने उन्हीं पैसों में वो खुद संतुष्ट हो जाते हैं और फिर आगे बढ़ने का जो उनका रास्ता जो होता है ना, वो फिर वो बंद ही हो जाता है उनके लिए। तो इस फील्ड में नए जो युवा हैं वो किस तरीके से काम ले सकते हैं। उनके सबसे ज्यादा जो फर्स्ट जनरेशन होते हैं, उन्हें काम लेने के ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि भाई काम कैसे लिया जाए, कैसे। तो जो आपका ये काम लेने वाली जो बात है, तो दोस्तों चाहे वो सेल्स वाला काम हो या प्रोडक्ट बेचने वाला काम हो या सर्विस वाला काम हो, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है प्रमोशन। आपको अपने जो काम अगर आपके पास नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको अपना थोड़ा बहुत जो प्रमोशन अपने आसपास करने चाहिए। अपने अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अपने विजिटिंग कार्ड बनवाएं, उसके ऊपर अपनी सर्विसें लिखवाएं, है ना। और सबसे पहले उन लोगों को बांटें जो आपके बिल्कुल करीब है, आपके बिल्कुल खास दोस्त हैं। उनको बताएं कि कि भाई ब्रदर, ये सर्विस मैंने अपनी स्टार्ट कर दी है ना, तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, तो अगर किसी को आवश्यकता हो तो वो प्लीज़ मुझे उसके बारे में बताना, मैं उसकी प्रॉब्लम जो है जहाँ तक हो सकेगा सॉल्व करके दूंगा। तो इस तरीके से पहले आप अपने दोस्त को कन्वेंस करेंगे तो वो आगे किसी दूसरे पर्सन को कन्वेंस कर पाएगा, है ना। तो इस तरीके से अपना प्रमोशन भी करना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं होता कि हम अपना प्रमोशन नहीं कर सकते, पर जो ये एडवोकेट का फील्ड है, यहाँ पे कुछ हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं कि हम और लोगों की तरह इस तरीके की मार्केटिंग नहीं कर सकते कि इतने बड़े बड़े बोर्ड लगवा दें और उस पर लिखवा दें कि हम ये सर्विस देते हैं, इस तरीके की सर्विस देते हैं। जैसे आपने अच्छी भी नहीं लगती। हाँ, वो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हमारे एक प्रोफेशनल है, उस प्रोफेशन को एक तरीके से वो खराब समझा जाता है ना। तो बहुत कुछ होता है, हमें अपनी प्रमोशन करना तो देखो पड़ता ही पड़ता है। बाकी बहुत सारे तरीके हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, इन तरीके तो आपने जब लॉ की थी तो इसमें जो पढ़ाया गया था वो क्या पढ़ाया गया था, कैसे कैसे पढ़ाया गया था, कुछ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, लॉ में जो पढ़ाया जाता है नॉर्मली, आप भी अगर लॉ ही कर रहे हैं तो वहाँ पे सबको एक ही चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो जो टैक्स का कुछ अलग होना होता है, नहीं होना, टैक्स का एक सब्जेक्ट अलग होता है। अच्छा, जब आप एक सेमेस्टर में आ जाते हैं तो लेकिन उसमें ज्यादा मेहनत थी हमारी, उसमें ज्यादा हमारी जो फील्ड अलग है वो गई कि भाई हमारे कॉलेज में अलग ज्ञान मिला और यहाँ जो है अलग प्रैक्टिस में ज्ञान मिला। तो तभी तो दोस्तों हमें ये सलाह दी जाती है कि प्रैक्टिस करनी जरूरी है।
अब आप ये देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े फील्ड है होते हैं, जो भी बड़े बड़े काम करने होते हैं, उनके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब आप डॉक्टर का फील्ड ले लीजिए, डॉक्टर के फील्ड के अंदर भी अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके अंदर भी आपको प्रैक्टिस जरूरी होती है, उसके अंदर भी आपको प्रैक्टिस जरूर दिखानी होती है, क्योंकि अगर आप बिना प्रैक्टिस के जाएंगे तो पेशेंट के साथ अगर आप छेड़खानी करेंगे तो मर जाएगा। इसी तरीके से आप एक सीए के प्रोफेशन को मान लीजिए, सीए का जो प्रोफेशन है वो भी तभी कंप्लीट होता है जब आप उसके अंदर 3 साल तक की आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो भी बड़े बड़े प्रोफेशन है उसके अंदर प्रैक्टिस को ज्यादा वैल्यू दी गई है, ताकि वो आगे जाके अपने क्लाइंट को अच्छी तरीके से संतुष्ट कर पा सके और उनकी जो प्रॉब्लम है जो भी है अच्छी तरीके से उसको सॉल्व करवा सके, है ना। तो आप प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो अब जो मेरा है इम्पोर्टेंट सवाल है, इनका भी है कि आप महीने में कितनी अर्निंग कर लेते हो टैक्स के काम से? तो दोस्तों, अर्निंग करने का तो ऐसा है कि जो प्रोफेशन होता है उसके अंदर आपकी कोई लिमिटेशन तय नहीं कर सकता कि आपकी इतनी ही अर्निंग आपको होगी। आपके बिहेव, क्योंकि जो हमारा प्रोफेशन होता है ना, इसके अंदर बिहेवियर जो होता है एक प्रोफेशनल्स का अपने क्लाइंट के प्रति, एक बिहेवियर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा मायने लगता है। अगर आपका बिहेव अच्छा है और है ना, तो आपके क्लाइंट काफ़ी अच्छे बनेंगे, काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। तो आपकी क्लाइंट जब ज़्यादा बनेंगे, आपका बिहेव अच्छा रहेगा, तो वहाँ पे आप एक अच्छे अर्निंग कर पाते हैं। तो फिर जो हमारा सवाल था ना कि कितना राउंड में कितना इनकम कमा लेते हो, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख? तो दोस्तों, इनकम का तो ये है कि महीने में आप 1 लाख भी कमा लेते हैं। नहीं, हम तो कमा लेंगे, लेकिन तुम बताओ तुम कितना कमा लेते हो? बहुत तेज हो रहा है। दोस्तों, मेरी नॉर्मली जो इनकम है वो हो जाती है, क्या नाम है आपका, 1 लाख, कभी कभी 1 लाख भी पहुंच जाती है महीने में, कभी कभी 80,000 रुपये। 80,000 रुपये नॉर्मल है कि 80 से 90,000 में मंथली अपना कमा लेता हूँ, कोई मुझे वैसे प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये जो इनकम होती है ये टोटली क्लाइंटों से है या कुछ और साइड में बिजनेस भी है? तो दोस्तों, इस साल ये जो इनकम मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ मेरे प्रोफेशन से है। अच्छा, ठीक है ना, क्लाइंट दे के जाते हैं, क्लाइंट दे के जाते तो बहुत हैं। मोटा कमा रहे हो, देख लो गाइस, कमाई बहुत है टैक्स की फील्ड में। तो दोस्तों, बस यही है, आप जितनी मेहनत करेंगे तो उसके हिसाब से ही आपको इनकम मिलती है। सिर्फ टैक्सेशन का जो काम है ना, वो सिर्फ जीएसटी या इनकम टैक्स तक नहीं टिका हुआ है। जब आप इसके अंदर आते हैं ना, तो एक अभी मैंने देखा था रिसेंटली एक रजिस्ट्रेशन, मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने बताया मुझे कि जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन जो होता है, वो मेरे दोस्त थे, सेक्शन 8 कंपनी जो होती है ना वो बना रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार उसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा है, क्या नाम है, कि जो रजिस्ट्रेशन जो है सेक्शन 8 में, वो एक एडवोकेट भी कर सकता है। वहाँ पे एक एडवोकेट की जो मेंबरशिप नंबर जो होता है वो लगने के बाद एक एडवोकेट भी कंपनी बना सकता है। तो मैं तो खुद चौंक गया था, मैंने कहा यार ये तो सीए का काम होता है कि एक एडवोकेट कैसे बना सकता है। तो उसने मुझसे कहा कि यार नहीं, एक एडवोकेट भी कंपनी बना सकता है। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि है एडवोकेट्स के लिए भी, तो वो कंपनी बना सकते हैं और कंपनी बना के भाई साहब आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो एक अगर कंपनी अगर रजिस्ट्रेशन करवाएं हम, तो एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन के कितने रुपए चार्ज करते हो आप? तो सर, कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो चार्जेस होता है सबके अलग अलग होते हैं। हम ऐसे 50 से 60,000 रुपए एक कंपनी रजिस्ट्रेशन के चार्जेस करते हैं। तो अगर दिन इसके अंदर बहुत काफी अच्छा जो है, साल में आप एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनकी जो कंप्लाइंस होती है, आप ये मान लीजिए क्या नाम है 15 से 20,000 रुपए आप एक साल में एक कंपनी से कमा सकते हैं। और बाकी 15 से 20 लाख रुपए, 15 से 20,000 रुपए, 15 से 20, सॉरी मुझे लगा 15 से 20 लाख। आरओसी की कंप्लाइंस होती है और भी बहुत सारी कंप्लाइंस होती हैं जो फाइल करना बहुत जरूरी होता है। तो मिनिमम आप कितने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर लेते हो 1 ईयर में? अगर मान के चले, 1 महीने में मान के चले, 1-2 तो हो जाते होंगे एक साल में। हाँ, 1-2 साल में। एक साल में सर आप ये मान लीजिए क्या नाम है, मैं कर लेता हूँ 10 से 10-12 कंपनी। तो लोग गाइस 10-12 यही कर ले तो 5-6 लाख रुपए तो इससे ही बन जाते होंगे। और वो ये सर देखिए, कॉन्टेक्ट की बात होती है। अगर आप अच्छी सर्विस देंगे, अच्छा माहौल अपना बना के रखेंगे, क्लाइंटों से अच्छा बिहेव रखेंगे, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि अगर हम एक बंदे को अच्छी सर्विस देंगे, वो आगे जाके हमें रिक्वायर करेगा, आगे जाके हमारा रेफरेंस देगा, तो हमारे पास क्लाइंट आएंगे। तो हमें अपनी सर्विस के ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना। जितनी हमारी नॉलेज इंक्रीज होगी, हमारी इनकम भी उतनी इंक्रीज होगी। और जैसे कोई टैक्स का केस फंस जाता तो उसकी फीस क्या चार्ज करते हो आप? तो दोस्तों ये देख लीजिए, जैसे केस पे जाने की जो हायरिंग होती है उसमें से हम पर हायरिंग पे जाने की 5 से 10,000 रुपये ले लेते हैं।
एक बार हायरिंग पे जाने के लिए। और जो उसकी ड्राफ्टिंग होती है डॉक्यूमेंट बनाने का, वो सब चीज अलग है। बाकी हमारी एक विजिटिंग के लिए हम 5 से 10 हजार रुपये चार्ज करते हैं। और जो ITR का चार्ज है वो कितना रहता है आपका? ITR का चार्ज तो देखिए सर, वो सबके ऊपर अपना अलग मतलब अलग जैसा आ जाए वैसा भेड़ दो, भेजने की बात नहीं होती है। अगर आपको सर्विस अपनी अच्छी रखनी है, ये नहीं कि क्या नाम है आप सोचते हैं क्या नाम है मैं 200 में फाइल कर दूं, 500 में फाइल कर दूं। सर अगर अपनी सर्विस का रेट अगर आप डाउन रखेंगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बात हमेशा मेरी याद रखिएगा। मेरे जो सीनियर हैं वो भी हमेशा मेरे से यही कहते हैं कि अगर आप 300 400 या 500 रुपए में अगर रिटर्न फाइल करके दे रहे हैं ना तो आपकी फिर आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिर दिक्कत ये भी तो होती है ना कि भाई फिर क्लाइंट दूसरे के पास करवा लेता है। अब मैं एडवोकेट हूँ, मेरे पे मेरे ख्याल 1,500-2 हजार क्लाइंट हैं हमारे जो ITR GST PST का चलते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा होता है कि अगर हम उनसे 1000 या 500 रुपए ले रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमसे यही बार्गेनिंग करते हैं कि भाई तो दूसरा एडवोकेट है वो 200 रुपए में बना रहा। तो ये क्या सीन होता है? ये चीज मैं आपको आज समझा देता हूँ। देखिए सर, मेरा मानना एक बात है कि आदमी को पैसा कमाना चाहिए और आदमी को इज्जत भी कमानी चाहिए। सिर्फ पैसा ही कुछ नहीं होता। अगर मार्केट में आप अपनी इज्जत बना के रखेंगे ना तो 4 जने आपके पास आके बैठेंगे। अगर ये मान लीजिए अगर आप 500 रुपए में रिटर्न फाइल कर रहे हैं ना, है ना, और वो मार्केट में बात फैल जाती है। देखिए यदि प्रोफेशनल्स लोग हैं, मार्केट में बात फैल जाती है कि वो CA हैं, वो 500 रुपए में फाइल कर रहे हैं, वो एडवोकेट्स हैं, वो 500 रुपए में या 300 रुपए में रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो ये हमारे प्रोफेशनल में बात है जब फैल जाती है। तो आप अपने कभी जब बड़े प्रोफेशनल के पास जो हमारी जो एजेड लोग हैं उनके साथ अगर बैठेंगे तो आप फिर कभी उनसे नजर नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि सर अब एक वो रहता है ना कि हाँ भाई कि भाई ये तो साला ऐसे ही लेता है पैसे। हाँ, वो फिर आपकी सर्विस जो है ना, आपकी सर्विस और आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है सर। क्योंकि हर चीज पैसा नहीं होता है। अपने आप को अगर आपको लाइफ में आगे लेके जाना है ना तो आपको फिर अपने प्राइस एक बना के रखने हैं और उन प्राइस से आपको बिल्कुल नीचे नहीं जाना है। आपको हमेशा ये लाइफ का लेसन है, क्योंकि ये भी मैंने बात सीख ली है कि अगर आप गिर जाएंगे ना तो गिराने वाले फिर और भी आएंगे। अगर आप आज 500 मांगेंगे ना, कल 300 वाले भी आएंगे, फिर 200 वाले भी आएंगे। हाँ तो फिर तो 100 रुपए में फ्री में करनी पड़ जाएगी। आपकी वैल्यू क्या रहेगी? कुछ नहीं वैल्यू रहेगी आपकी मार्केट में। सही बात है, ठीक है ना सर। तो अपनी वैल्यू भी बढ़ानी है, पैसा भी कमाना है। सिर्फ ये पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो टैक्स की फील्ड कुल मिला के बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया फील्ड है IAS के अंदर। पर ये सोच के मत आइए कि मैंने बस प्रैक्टिस कर ली है CA या एडवोकेट के अंदर अब सिर्फ मुझे पैसा ही कमाना है। पर दोस्तों पैसा आपको कमाना है, पर उसके साथ आपको नॉलेज भी हर समय आपको अवेलेबल रहनी चाहिए। आपको हमेशा एक दिन का 5 से 5 मिनट या 10 मिनट ऐसा निकालना है जहाँ पे आपको सिर्फ चीज़ें सीखनी है। ठीक है ना। दिन का 15 से या 10 मिनट ऐसे निकालें जहाँ पे आपको ये लगे कि मुझे अब अपडेट करना है इतने समय में। हर दिन आपको अपने आप को अपडेट जरूर रखना पड़ेगा। तो GST के केस तो आते होंगे आप पे? तो GST के भी केस आते हैं, इनकम टैक्स के भी केस आते हैं, लोग की लगती है स्क्रूटनियां लगती हैं, आते हैं। इनकम टैक्स का जो केस अगर फंस जाता है तो उसमें कितनी कमाई जाती है एक केस में? तो मैंने बताया तो था भी आपको कि जैसे पर हायरिंग पे जैसे हम जाते हैं। ऑर्डर कब तक हो जाते हैं उसमें? ऑर्डर का तो देखिए सर क्या नाम है, बहुत वो केस टू केस कैरी करता है। क्या नाम है कि कितना केस बिगड़ा हुआ है। अच्छा। क्योंकि बहुत से केस बहुत ज्यादा बिगड़े हुए होते हैं। क्लाइंट क्या नाम है रिप्लाई नहीं देते हैं, उसके वजह से जो ऑफिस क्लाइंट की तो दिक्कत के वजह ज्यादा केस फंसते हैं। चीजें होती हैं। ज्यादा क्लाइंट सोचता नहीं कि भाई मुझे अपनी ये चीज करनी है, उसके वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं दोस्तों। पर अगर आपके पास दिक्कत का सॉल्यूशन है तभी आपको कमाई है। क्योंकि छोटी मोटी दिक्कत तो हर कोई सॉल्व कर देता है, बड़ी दिक्कत का अगर सॉल्यूशन आपके पास है तो ये आपकी कमाई है। तो बेस्ट है, मतलब कि अगर करें तो बेस्ट है। पर आपको क्या नाम है बस अपडेट रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं सोचिएगा क्या नाम है कि मैंने इधर से सीख लिया उधर से सीख लिया काम बन जाएगा। तो ये चीज आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं कुछ आगे आपका भला हो पाएगा। तो आपको अपने को अपडेट करना है। GST भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन सीखना है, ROC की फाइलिंग सीखनी है। तो केस पे हायरिंग पे कैसे जाते हैं, उनसे ऑफिसर से कैसे बात करनी है, ये चीजें सबको आनी चाहिए। क्योंकि बिना इन चीजों के कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिर्फ इनकम टैक्स GST से घर नहीं चलते या कुछ नहीं। तो लेकिन सीखने की तो बात ऐसी है ना, अगर जैसे कोर्स कर रहे हैं हम तो मार्केट में बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं जो आपको अकाउंटिंग सिखा देते हैं, टैक्स सिखा देते हैं। तो वो करना कितना सही है? करना तो सही है। देखिए जब आप क्या नाम है क्वालिफाई करते हैं 12th, सबसे पहले तो आपका ये
सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है आपका माइंड कब सेट होता है कि मुझे एलएलबी करनी है और टैक्सेशन में ही करनी है। क्योंकि एलएलबी करने के बाद भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, सिविल्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ये। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका माइंड कब सेट होता है कि मुझे एलएलबी करनी है और टैक्स के फील्ड में ही जाना है। उसके बाद आपको फिर अपना कोर्स का चॉइस करना चाहिए कि थोड़ा बहुत, क्योंकि कोर्स किसी के पास भी अगर आप सबसे पहले अगर प्रैक्टिस के लिए मैं बताऊं आपको, सबसे पहले किसी के पास आप प्रैक्टिस के लिए जाएंगे एडवोकेट के पास या सीए के पास, उनके पास नॉर्मली जो सबसे पहले आप वो जो आपको काम देंगे, वो सबसे पहले आपको काम देंगे टैली करने का, टैली का, अकाउंटिंग करने का, टैली का काम सबसे ज्यादा टैली करने का, और किसी के ऐसे बिल विल बनाने हो गए, तो इन चीजों का सबसे पहले आपको ये काम सौंपा जाता है। ठीक है ना। सबसे तो पहले सबसे पहले अगर आपको जब ये काम सौंपा जाता है तो उसके लिए आपको पहले 6-7 महीने जितना भी है अपने टैली का कोर्स जरूर कर ले। क्योंकि टैली का कोर्स तो ऐसा है जी, नॉर्मली है जो भी अकाउंटेंट है या जो भी अकाउंट की फील्ड में जाना चाहता है उसको टैली का कोर्स तो करना ही करना होता है। टैली तो इम्पोर्टेंट है, टैली के बिना तो इम्पोर्टेंट है ना। तो टैली आपको आनी चाहिए। उसके बाद अगर आप जब जाएंगे किसी एडवोकेट के बाद या सीए के पास, अगर आप वहाँ पे बताएंगे कि सर मैंने टैली सीख रखी है, तो उनको भी सिखाने में आसानी होगी फिर आपको। एक ये भी बहुत सवाल रहता है लोगों के, भाई चार्टेड अकाउंटेंट के पास काम सीखे हैं या किसी अधिवक्ता के पास काम सीखे, किसके पास सीखना चाहिए आपके हिसाब से? काम किसी के पास भी सीखें, एडवोकेट के पास सीखें, सीए के पास सीखें। क्योंकि सबसे बड़ी जो मैं बता देता हूँ आपको, जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, ये एडवोकेट या सीए के पास सबसे जरूरी जो चीज होती है इन लोगों के पास, इनके पास होता है सबसे बड़ा एक्सपीरियंस। ठीक है ना। तो वो आपको अगर लगता है कि इस सीए के पास या इस अधिवक्ता के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको उसी के पास जाना जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वही आपको चीजें सिखा पाएगा। तो आपने जो काम सीखा है वो कितने जगह सीखा है आपने? आपने जब शुरुआत करी थी, जब लॉ की फील्ड में आपने कदम रखा था, कितने टाइम लगा आपको काम सीखने में और कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करी? सीए के पास करी, एडवोकेट के पास करी, किसके पास की थी आपने? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने तो प्रैक्टिस जो करी है वो तो मैंने सीए के अंडर ही करी है। अच्छा, सीए के पास? क्योंकि मैं भी सीए ही कर रहा था। मैं भी सीए ही कर रहा था। तो बस थोड़ी घर की सिचुएशन, फिर मुझे लगा कि यार कि नहीं हो पा रहा है, तो चल अपना बनना। तो मुझे टैक्सेशन के पसंद, मुझे बचपन से जो था, जब मेरी एक एज हो गई थी तो मुझे टैक्स का ही काम पसंद था कि मुझे यार टैक्सेशन के अंदर ही जाना है। तो सीए के पास बैठना आपके लिए लाभदायक साबित हुआ या किसी अधिवक्ता के पास बैठना चाहिए था आपको? आता है मन में ख्याल कि यार एक अधिवक्ता के पास बैठता तो मैं साला अच्छी तरीके से इतना कॉन्फिडेंस बोल देता, मैं सामने वाला भ्रष्ट हो जाता। क्योंकि एक अधिवक्ता जो है उसका बोलने का तरीका वो एक अलग होता है। एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे भी मित्र हैं, जिनसे वो अगर मैं उनके सामने अगर धाड़ दिया तो हाँ हो जाता है। बहुत सारे जनों की बात नहीं है ये, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे। सही बात कि भाई एक अधिवक्ता जो है उसका एटीट्यूड ही अलग है। ठीक है, अधिवक्ता मैं बताऊं भाई, देखो हम खुद अधिवक्ता हैं तो हमें पता है कि भाई एक अधिवक्ता जो होता है उसके वो एक अलग ही एटीट्यूड है। ठीक है, अभी एक मैंने वीडियो रील्स भी देख रहा था, वो बता रहे थे कि भाई एडवोकेट किसी से नहीं डरता। ठीक है, अगर उसके ऑफिस में कोई वैसा भी ऑफिसर भी बैठ जाता है ना, कोई अधिकारी आके भी, अगर वो उसकी बात उसे बुरी लग रही है, वो उसे भी यूं कहता चलो भागो यहाँ से। ठीक है, हम खुद कर देते हैं। किसी दिन ये होता है कि भाई कहीं और की टेंशन होती है, वो किसी और पे उतर जाती है और उसे यूं कि चलो जाओ बहुत हो गया काम। तो ये चीज आपके साथ भी होती है कभी कभी? तो दोस्तों ये तो है कि कॉन्फिडेंस तो जरूरी है आपके लिए, कोई सा भी फील्ड हो। कॉन्फिडेंस तो मैं मानता हूँ कि कॉन्फिडेंस जरूरी है। तो ये चीज तो है ना कि एक अधिवक्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट में एक फर्क है या नहीं आपके हिसाब से? देखिए मैं मानता हूँ कि ये फर्क तो है थोड़ा बहुत, क्योंकि जो हमें जो सीए के जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ज्यादातर उनको सिर्फ ये सिखाया जाता है। सीए और मैं बताऊं, सीए और एक एडवोकेट का हिसाब ऐसा हो जाता है कि जो सीए होते हैं वो तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो गए और जो एडवोकेट हो गए वो थोड़े हिंदी मीडियम के हमारी तरह हो गए। मैंने देखा है बहुत सारी जगह देखा है, जो एक अधिवक्ता होता है ना वो सीधा धाड़ देता। और ये ऐसा नहीं, जो लड़के फील्ड में भी है ना, जो भी सॉरी प्रैक्टिस में जो अभी शुरू करें, वो भी मतलब ऐसे हो जाता है कि भाई हमसे बड़ा शेर नहीं कोई। ये है, मैंने बहुत जगह देखा है। हमारे खुद ऐसे ऐसे लड़के हैं जो हमारे पास काम सीखते हैं, वो धाड़ जाते हैं क्योंकि हम तो अधिवक्ता हैं। ये चीज भी बहुत होती है। ये तो होता था। तो कुल मिला के सीए के पास बैठना चाहिए, एडवोकेट के पास बैठना चाहिए? आपके हिसाब से किसको बैठना चाहिए? बात ये तो देखो अपने ऊपर डिपेंड करता है आपको किसके। देखो मैंने सारी खोल के बता दी कि एक सीए और एडवोकेट का क्या मैटर है। क्योंकि ज्यादातर मैंने भी सीए के अंदर ये देखा है
कि अगर जब कोई केस लगता है ना, कहीं भी ऐसे डिपार्टमेंट में कहीं केस लग गया, कुछ केस लग गए, तो वहाँ पे मैंने ज़्यादातर ये देखा नहीं है, ना ही मैंने कभी अभी तक, लोगों ने और उन्होंने सुना होगा पर मैंने अभी तक ये नहीं सुना है, क्या नाम है, कि जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल में है कि वो डिपार्टमेंट में गए हो, कभी ऐसे केस लगा हो। सीए नहीं गए? सीए का तो मुझे पता नहीं गया, वो तो गए होंगे, पर और कौन नहीं गए? पर जो उनके साथ जो लड़के जो जो रहते लगते हैं ना, काम काम सिखाने के लिए, जिनको काम नहीं सिखाते, काम सिखाने के लिए जिनको सीए का तो ये था वो टैली पहली में मार के रखता है बच्चों टैली को। अकाउंटिंग हो गई और आरओसी की फाइलिंग हो गई और ये सब चीजें हो गए। जो आर्टिकल को वो लगते हैं ना, वो सिर्फ ऑफिस का ही काम करता है, ऑफिस ही ऑफिस संभालता पे, है, बस। ऑफिस की जितनी भी, पर उसे ये नॉलेज हो जाती है कि क्या नाम है, कि बैठे बैठे के काम किस तरीके से करना है, पर उसको डिपार्टमेंट भेजने का मैंने कभी सुना नहीं है कि किसी मेरे तो मतलब फ्रेंड को भी डिपार्टमेंट भेजो, क्योंकि ये बहुत से चीज सीए मेरे भी दोस्त हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये चीज तो एक अधिवक्ता के भी आती है, बहुत सारे अधिवक्ता ऐसे हैं जो उन्हें नहीं लेके जाते अपने जूनियर को, तो ये तो इतना बड़ा वो नहीं देने के। लेकिन एक अधिवक्ता बेस्ट है आपके यहाँ से या सीए बेस्ट है? भाई आपने पहले सीए भी कर रहे थे, किसी कारणवश वो नहीं हो पाया, तो आपके हिसाब से आपको पढ़ाई में सीए अच्छा लगा या एडवोकेट अच्छा लगा? देखिए, पढ़ाई में तो मुझे सीए अच्छा लगा। अच्छा, और काम में जो कमाई हुई है? कमाई हुई है, देखिए सर, कमाई तो सीए भी करता है, कमाई एडवोकेट भी करता है, पर मैं बस सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस है ना, आपको वहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो ये क्वालिटी जो आप बता रहे हैं, जो ढालने वाली जो क्वालिटी होती है, किसी के पास जाके बोलने की क्वालिटी जो होती है, ये अंदर से ही आती है, ये अंदर से ही आती है, तो है। आपके ऊपर कोई थोप नहीं सकता, क्या नाम है, कि दहाड़, इसको चिल्ला, इसको ये कर, इसको वो कर, ये आपसे कोई नहीं कह सकता। सीखना ही पड़ता है। हाँ, सीखना पड़ता है, हर चीज सीखनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात। अगर आप कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है ना, तो आप सब कुछ, अगर आप सामने वाला गलत है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई साहब आप गलत हो, ठीक है ना? बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक होता है ना कि भाई आप 10 जनों के साथ हो, 10 जने धाड़ने वाले हैं, तो जैसे वो रहेंगे ना कि भाई जैसे संगत में रहेगा बच्चा, वैसे जाता है। हमारे माता पिता हमसे कहते हैं कि तुम अपनी संगत सुधारो, जाए अच्छी संगत में बैठो। लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ उल्टा, जो हमारी संगत थी वही बिगड़ गए, हम साले वकील बन गए। तो ये है गाइस, दोस्तों, यही ठीक है। तो ये थोड़ा हंसी मजाक भी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि इससे माइंड फ्रेश होता रहता है, ठीक है। तो बस आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे बड़े भाई का, जो कि बीमार थे, तबीयत खराब थी इनकी, सावन का महीना चल रहा था, बारिश हो रही थी, मैंने कहा चलो यार टेरिस पे चलते हैं और अपना एक वीडियो शूट करते हैं अपने सभी भाइयों के लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप इस चैनल पर आए। और हमारे भाई का भी एक चैनल है टैक्स लाइफ के नाम से, दोस्तों मेरे एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो वहां पे जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, टैक्स लाइफ के नाम से। अभी तो वैसे मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली थी उसके ऊपर, तो अभी शॉर्ट ही ट्रेंडिंग में थोड़ा बहुत चल रही है, तो अगर आपको अच्छी लगे वहां पे हमारी वीडियो, तो टैक्स लाइफ के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मजा आएगा, क्योंकि देखो आपको लग रहा है कि हमारे भाई बोलने में कितना बढ़िया, देखो हम भी इतना नहीं बोले, इतना हमारे बड़े भाई बोले, आपको अच्छी तरीके से समझाया, आपको एक भाई की तरीके से समझाया है इन्होंने, ठीक है। एक इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आप जो भी कदम उठा रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो, वो सफल होंगे आप, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको किस तरीके की ये वीडियो लगी, ठीक है। अब इस तरीके की वीडियो हम ज्यादा बनाया करेंगे, क्योंकि ऐसे में ना आपको ज्यादा अच्छी तरीके से सीखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि मैं अकेले दहाड़ता हूं तो मजा नहीं आ रहा, 2 जने दहाड़ेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जाते जाते मैं यही बात कहूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज। नमस्कार दोस्तों।